everyone, let's start with 10 questions from 2019 पेपर. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2019 के जून के पेपर में आए थे and today we are going to discuss next 10 questions in 5 minutes. So let's start. Our first question of the day is SMTP is an acronym for the following. So हमारे पास 4 options है. First is Simple Mail Transport Protocol. Second is Simple Mail Terminal Protocol. Third is Simple Mail Transfer Protocol and fourth is Simple Mail Transition Protocol. See, SMTP होता क्या है? Actually, it's a set of communication guidelines that allow software to transmit an electronic mail over the internet. This is known as Simple Mail Transfer Protocol. See, ये तो मैंने आपको definition बताई. There is an alternative way. आप इसको क्या करेंगे? आप ऑप्शन पढ़े एंड देन उसके बाद यू जस्ट स्टार्ट एलिमिनेटिंग द ऑप्शन. सो जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो, सिंपल SMTP का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? SM जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. सो ट्रांसपोर्ट से रिलेशन कुछ नहीं हो सकता, तो दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड. सेकेंड से सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल. अगेन इट कैन ऑल्सो नॉट बी देयर. सो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ. दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल. सो एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि दिस इज नोन एज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो द आंसर इज थर्ड ऑप्शन. Let's get to question second, guys. So question second says in large part of eastern India the groundwater is contaminated by option first say arsenic, option second is lead, ऑप्शन थर्ड इज़ मर्करी एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ निकल. सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्टर्न पार्ट का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसका ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो गया. एक्चुअली होता क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज की वजह से, जैसे कि लैंडफिल्स या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स की वजह से ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है वो गंदा प्रदूषित हो जाता है. तो ईस्टर्न इंडिया अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर इसका मेजर कारण क्या है? सी, लेड नहीं हो सकता, मर्करी भी नहीं हो सकता, निकल भी नहीं हो सकता. सो द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, आर्सेनिक. सो ऐसे 7 स्टेट्स हैं जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो ऐसे रीजन्स हैं, असम, मणिपुर, ये ऐसे रीजन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया की तरफ है और जिसमें ग्राउंड वाटर जो है आर्सेनिक यानी कि एसिडिक हो चुका है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो यू नीड टू गो थ्रू द मैप फर्स्ट एंड देन उसके बाद आप समझ जाएंगे. Question third says the Taj Mahal is mainly threatened by the deleterious effects of first sulfur dioxide, chlorine, third is your oxygen, fourth is hydrogen. See, ताज महल के ऊपर ये इफेक्ट क्यों पड़ा है? एक्चुअली क्या है कि आसपास वहाँ पर मथुरा के आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज है जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेस जो है वो डिस्चार्ज होती है. तो उसकी वजह से जो ताज महल का जो अगर आप कलर देखोगे तो वो धीरे धीरे ऑफ वाइट होता जा रहा है. पहले वो वाइट था, नाउ इट इज टर्निंग टू ऑफ वाइट. दिस इज बिकॉज ऑफ विच रीज़न? अगर आपके पास 4 ऑप्शंस जैसे स्क्रीन पे दे रखे हैं, सी डेफिनेटली इन ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता, बिकॉज ह्यूमन बींग्स जो है ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. अगर ऐसा होता तो उसका कलर कभी वाइट होता ही नहीं, वो बहुत पहले से उसका कलर चेंज हो जाता. हाइड्रोजन अगेन कैन नॉट बी द रीज़न. सो आपके पास 2 ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन. सो नाउ यू नीड टू पुट योर इंटेलिजेंस है कि सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जब अगर आप इंडस्ट्री में जब डिस्चार्ज होता है तो दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिस्चार्ज होता है? तो आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से जो ताज महल का जो कलर है वो जो है वो चेंज होने की कगार पे है इस समय, मतलब वो ख़राब होने की स्टेज पर है. Next comes your question 4th of the day, which is which of the following file format is not a video file format? Remember, not a video file format. So आपके पास options, first is option AW, second is .mov, third is MP4 and fourth is JPEG. So definitely we know कि JPEG तो definitely नहीं होगा और MP4 नहीं होगा, MOV नहीं होगा और आंसर विजार्ड भी नहीं होगा. आंसर इज JPEG. सो वी ऑल नो राइट, जब भी हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं या तो वो PNG की फॉर्मेट में होती है या JPEG के फॉर्मेट में होती है, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट कम्स टू आवर क्वेश्चन 5th ऑफ द डे, विच इज़ फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल? एक यूनिवर्सिटी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इन 4 ऑप्शन में से? क्वेश्चन फर्स्ट से सेनेट, क्वेश्चन सेकंड से एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्वेश्चन थर्ड से स्टूडेंट काउंसिल, क्वेश्चन फोर्थ से एकेडमिक काउंसिल. सी डेफिनेटली सेनेट नहीं हो सकती.
सेनेट हैज़ नथिंग टू डू विद द एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट काउंसिल भी नहीं हो सकता बिकॉज बच्चे मतलब अपने एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ों पे फोकस करेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ देखेंगे. अकेडमिक काउंसिल भी ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डे टू डे और एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी. कॉलेज अलग होता है, यूनिवर्सिटी अलग होता है, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन सेकेंड विच इज़ सिंडिकेट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल. आप इस वीडियो को पोस्ट करके इसका डिटेल भी पढ़ सकते हो, इसका ब्रीफ भी पढ़ सकते हो. इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू lot. Okay, so the answer is option second. Now comes to question 6 of the day, which says efficiency of electric power generation is least among the following sources of energy in case of first solar, wind, then geothermal and fourth is nuclear. See, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट होती है इन सोर्सेज में से सबसे ज़्यादा मतलब किसकी कम होती है, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कौन सी सोर्स में से जनरेट होती है. सो फर्स्ट इज़ सोलर. तो जैसे कि आप जानते हैं सोलर ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज सोलर से तो बल्कि इस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है जनरेट की जा रही है. विंड कैन ऑल्सो नेवर बी एन ऑप्शन बिकॉज अगर आप देखोगे तो विंड प्लांट्स बहुत सारे ऑलरेडी हमारे देश में सेटल्ड हैं. देन अगेन न्यूक्लियर कैन नॉट बी अ रीज़न फॉर इट. सो द आंसर इज़ जियोथर्मल प्लांट. सी जियोथर्मल में होता क्या है कि हीट गर्म पानी जो होता है वो ग्राउंड से, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखो ये डायग्राम, जो ग्राउंड से वाटर जो है गर्म वो ऊपर पंप किया जाता है, उसके बाद उसे टर्बाइन पे डालकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उसके बाद वो जो गर्म पानी है उसको कूल करके उसे वापस वेल के अंदर डाल देते हैं. सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस जिसकी वजह से बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. नाउ कम्स आवर सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग is a non-conventional learning program in higher education. Again, it's a non-conventional learning program. Non-conventional learning program होता क्या है कि method which goes beyond the chalkboard. मतलब कि जो पहले कैसे पढ़ाया जाता था, पेन चौक और ब्लैक बोर्ड, राइट. काले रंग का बोर्ड होता था, काले रंग का पेंट कर देते थे दीवार पे और उसके ऊपर से सफ़ेद चौक से लिखा जाता था. दैट वाज अ कन्वेंशनल मेथड. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो हायर एजुकेशन में है और वो नॉन कन्वेंशनल है, वो पुराने तरीके का नहीं है. सो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हम नलिफाई कर सकते हैं. सो ऑप्शन सेकंड फेस टू फेस टीचिंग, ये तो पुराना ही है डेफिनेटली. ट्यूटोरियल क्लासेस अगेन ये भी बहुत पुराना है. सेमिनार ये भी पहले से ही होता है. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया तो उसमें ये सब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि कैसे वैदिक ईरा से लेकर स्वयं जो आजकल जो प्रेजेंट है जिसमें वीडियो क्लासेज होती हैं विच इज़ लाइक टुडेज़ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग मेथड जिसमें हर बच्चा घर में खुद बैठ के पढ़ाई कर सकता है, दैट इज़ देयर इन हायर एजुकेशन, राइट. सो द आंसर इज ऑप्शन वन. दिस वॉज very easy. Now comes our question 8 of the day, which says which among the following is the best field of study to improve the ability of students experiment and analyze. इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें पूछा इनमें से कौन सा ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि एक बच्चे का एक्सपेरिमेंट के थ्रू इम्प्रूवमेंट करता है. सो ऑप्शन वन इज़ हिस्ट्री, ऑप्शन टू इज़ लैंग्वेज, ऑप्शन थ्री इज़ इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शन फोर्थ इज़ साइंस. सो डेफिनेटली हिस्ट्री नहीं हो सकता बिकॉज आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. लैंग्वेज नहीं हो सकता, अगेन आप उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. इकोनॉमिक्स भी नहीं हो सकता बिकॉज उसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली द ऑप्शन इज़ फोर्थ विच सेज योर साइंस, बिकॉज साइंस में ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन वी मेक इनोवेशंस, right? Now come our ninth question of this day, which says which among the following reflect best the quality of a teaching in the classroom. मतलब टीचिंग का इनमें से कौन सा, फोर ऑप्शन आपको दिए हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा वे है जो बताता है कि जो क्लासरूम में टीचिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है. ऑप्शन फर्स्ट से थ्रू द यूज़ ऑफ मेनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, नो. ऑप्शन सेकंड says through the quality of a question asked by the students in the classroom. Option 3 says through full attendance in the classroom. Option 4 says through observation of silence by students in the classroom. Again, it's a very easy question. So first option कहते हैं through the use of many teaching aids in the classroom. No, it cannot be there. See, अगर एक टीचर लैपटॉप भी यूज़ कर रहा है, उसी टाइम वो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ा रहा है, चौक से भी पढ़ा रहा है, उसी टाइम मतलब जो आपके साथ CD पे भी डिस्कशन करना चाह रहा है या प्रोजेक्टर के थ्रू भी डिस्कशन करना चाह रहा है. सो सारे अगर वो टीचिंग एड यूज़ करेगा उससे जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगा. नेक्स्ट थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, येस इट कैन बी देयर. देन थर्ड इज थ्रू फुल अटेंडेंस. नॉट नेसेसरी कि अगर बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड है तो दे विल रेगुलरली कम टू कॉलेज या डेफिनेटली कम टू स्कूल, राइट. इट कैन बी एनी रीज़न कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं. जैसे अभी प्रेजेंट आप देखो कोविड-19 की सिचुएशन में एवरीबॉडी इज़ एट होम, राइट. बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट एबल टू स्टडी, राइट.
और या फिर टीचर उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं मतलब मीटिंग्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, वीडियो कॉल के थ्रू पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन 4 से थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय स्टूडेंट्स, नो डेफिनेटली नॉट। अगर एक बच्चा चुप है तो यानी कि उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर वो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। देयर कैन बी अदर रीजंस ऑल्सो, बट दिस इज़ द जनरल ऑब्जर्वेशन विच आई एम टेलिंग यू। सो एज यू कैन से टीचिंग का प्रोसेस क्या है, टीचर पढ़ाता है, सेल्फ असेस, कंसिडर और प्रैक्टिस कराता है। दिस इज़ एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये आप रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 1 में पढ़ सकते हैं डिटेल, राइट। सो हेयर द ऑप्शन इज आंसर सेकंड, थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज आर्टिफैक्ट दैट अराइज एंड इफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर। इनमें से कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट हैं जो अराइज करते हैं और इफेक्ट करते हैं एक रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी को। अगेन इंटरनल वैलिडिटी, नॉट द एक्सटर्नल वैलिडिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड आपके पास उसमें से जो 6 ऑप्शंस हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करके नीचे जो आपको ऑप्शन दिए वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए से इज हिस्ट्री, B randomization, C maturity, D instrumentation, E experimental modality and F is matching. So you definitely we know कि इसमें से randomization तो नहीं हो सकता, history can be there. Internal validity का मतलब है कि ऑलरेडी जो उसका existing nature है, definitely अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे होगे तो उससे रिलेटेड आपके पास कुछ कंटेक्स्ट होगा जो पास्ट में होगा, राइट, कहीं से आपने उसका बेस उठाया होगा। सो हिस्ट्री विल बी देयर। ऑप्शन बी रैंडमाइजेशन, मतलब आप रैंडम ही कोई टॉपिक ऐसे पिक नहीं करते हैं, राइट, यू शुड हैव सम काइंड ऑफ बेस ऑफ इट, राइट। उसके बाद मेच्योरिटी भी होती है, इंस्ट्रूमेंटेशन विल ऑल्सो बी देयर। देन ई ऑप्शन से इज एक्सपेरिमेंटल मोर्टालिटी, दैट इज डेफिनेटली देयर। एंड ऑप्शन एफ इज मैचिंग। अगेन मैचिंग हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। सो आप देखो ऑप्शन बी और एफ कट गया, और जहाँ जहाँ पे बी और एफ ऑप्शन है आप उस ऑप्शन को नलीफाई कर दो। सो फर्स्ट इज नलीफाइड, सेकेंड इज नलीफाइड, फोर्थ इज नलीफाइड। सो आंसर इज ऑप्शन 3, राइट। यू कैन रीड अबाउट वॉट आर्टिफैक्ट इज़ ऑल अबाउट, मैंने आंसर में डिटेल में मेंशन करा है। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू सी द वीडियोज़, एंड इन द नियर फ्यूचर वी आर अबाउट टू launch the series of all the questions of with the explanations again. This is 2019 का paper which I have shared with you, 2018 का paper भी है which I have shared with you. We are going to launch the entire series from 2000 paper, right, till 2020. So thank you so much for your time. All the best. Take care. Bye bye.